हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो भी है प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर्ड आयंस कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कलर्ड आयंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आयनिक एज वेल एज कोवलेंट, चाहे वो आयनिक है चाहे वो कोवलेंट है, आयनिक एज वेल एज कोवलेंट आर कलर्ड, सारे कलर्ड हैं बोथ इन द सॉलिड स्टेट में भी एंड इन एक्वा सोल्यूशन में भी। और एस एंड पी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड नहीं होते। ठीक है, एस और पी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं जो वो कलर्ड नहीं होते, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं। तो अब ये जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं, डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये कलर्ड क्यों होते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने बताया था कि जब लिगेंड अप्रोच करता है तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डीजनरेट हैं। जब लिगेंड अप्रोच करता है तो ये स्प्लिट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट ले रहे हैं तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इनको हम बोलते हैं ईजी। ये है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, ये है हमारे पास T2G। तो ये स्प्लिट कर जाते हैं, इनमें जो एनर्जी है उसको डेल्टा नॉट बोलते हैं, हम कर चुके हैं, ये ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में हमने स्प्लिटिंग करी है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पर इनकम्प्लीट डी सबशेल होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं D1 की बात करूँ, D2 की बात करूँ, इनकम्प्लीट डी सबशेल है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है लाइट की प्रेजेंस में ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब ये क्यों है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स को जब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं तो वो क्या है, डीजनरेट है, तो उनमें क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग। तो जब कोई इसमें अगर इनकम्प्लीट, मैं फिर से भी बात कर रही हूँ, अगर इनकम्प्लीट डी सबशेल है, नॉट कंप्लीट, क्योंकि अगर कंप्लीट होगा तो फिर ट्रांजिशन कहाँ पे होएगी, तो वो क्या करते हैं, जो एनर्जी गेन करते हैं। और ये लोअर एनर्जी, ये क्या है, दिस इज लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल, ये लोअर एनर्जी है और ये हायर एनर्जी है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करके लोअर टू हायर में जंप कर जाता है। अब ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहाँ से लेते हैं, ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ की। तो होता क्या है, तो हाँ जी, जो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को चाहिए, जो एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाने के लिए, वो एनर्जी का वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब देखो, अब वो ये जो ट्रांजिशन है, जो ये ट्रांजिशन हो रही है, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, डी टू डी ट्रांजिशन हो रही है ना, विद इन सेम सबशेल ट्रांजिशन हो रही है। तो विद इन सेम सबशेल ट्रांजिशन हो रही है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, तो ये वो एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम विजिबल लाइट। ये जो एनर्जी है ये विजिबल रीजन से आता है, विजिबल रीजन ऑफ लाइट, ये जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है वो विजिबल रीजन ऑफ लाइट से आती है। ठीक है, तो मतलब क्या है, दरवाजा बंद कर दो, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस जो लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, इधर जा रहा है, और जो लाइट उसको चाहिए, एनर्जी चाहिए, बहुत कम है और वो विजिबल रीजन ऑफ लाइट में अवेलेबल है। अब एस और पी ब्लॉक में क्या है, तुम सोचोगे एस और पी ब्लॉक में, पहली बात तो एस और पी ब्लॉक में, एस एंड पी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, तो एस और पी में क्यों नहीं ऐसी ट्रांजिशन हो सकती। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट कर जाते हैं ईजी और T2G में इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, और ई एंड T2 इन टेट्राहेड्रल फील्ड में। ऐसे जो पी होता है ना, उसके लिए हम इसको स्टेज को लिख लेते हैं T1G,
वो स्प्लिट नहीं करती हैं, वो स्प्लिट नहीं करती, सिर्फ डी ऑर्बिटल्स हैं जो स्प्लिट करते हैं। एफ भी स्प्लिट करते हैं, एफ ऑर्बिटल्स भी स्प्लिट करते हैं, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये जो है, अब जो अगर हमने पी ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल में ट्रांजिशन करानी हो तो हमें जो लाइट, ये जो लाइट एनर्जी रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, ये विजिबल रीजन ऑफ लाइट में आ जाती है। एस और पी ऑर्बिटल के केस में, एस एंड पी ऑर्बिटल के केस में वो यूवी रीजन से आती है, तो बहुत मतलब हाई एनर्जी चाहिए, तो इसलिए यूवी रीजन ऑफ लाइट से आती है, तो इसलिए जो है ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है एस ब्लॉक के केस में एंड पी ब्लॉक के केस में, ठीक है। अब उसके बाद है वो रेडिएशन अमिट लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फ्रॉम विजिबल लाइट। और कलर क्यों आता है, एमिशन, जो एमिशन होती है बाकी जो लाइट है उसके वजह से कलर आता है। सपोज अगर कोई सब्सटेंस वेवलेंथ सब्सटेंस जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू रेड लाइट, ठीक है, कोई सब्सटेंस है वो वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू रेड लाइट, तो ट्रांसमिटेड लाइट कौन सी होएगी, उसके ऑपोजिट, ट्रांसमिटेड लाइट उसके ऑपोजिट जो होएगी वो होएगी रेड के ऑपोजिट ग्रीन, ग्रीनिश हो जाएगी, ठीक है। तो जो मतलब ये है, इसके लिए आता है मॉन्सन कलर व्हील, मॉन्सन कलर व्हील से एक्सप्लेन किया गया था। विबग्योर, तुम्हें पता है विबग्योर। अब तुम सोचोगे इसमें ना वॉयलेट और इंडिगो एक ही बॉक्स में आते हैं, विबग्योर। अब जो अगर रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन या फिर ब्लूइश ग्रीन लाइट ट्रांसमिट होएगी, अगर कोई ऑरेंज कर रहा है तो ब्लूइश ग्रीन होएगी ट्रांसफर, अगर कोई मतलब सब्सटेंस ग्रीनिश ब्लू आ रहा है मतलब उसकी रेड लाइट उसने करी है। तो द ऑब्जर्व्ड कलर and the color absorbed by the substance are called complementary colors। इनको complementary colors बोलते हैं, complementary colors, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है कॉपर टू पॉजिटिव सॉल्ट्स हैं, वो क्या ब्लू कलर के होते हैं, तो इसका मतलब ब्लू कलर के हैं, तो ब्लू कलर के हैं तो इन्होंने कौन सी लाइट जो है एब्जॉर्ब करी हुई है, ब्लू कलर के ऑरेंज, रेड ऑरेंज में लाइट इसने एब्जॉर्ब करी है, ठीक है। उसके बाद है एनहाइड्रस कॉपर कंपाउंड जो है वो भी रेड एनहाइड्रस कॉपर 2 कंपाउंड्स जो हैं वो भी क्या एब्जॉर्ब करते हैं, रेड लाइट और ब्लू कलर के दिखते हैं। अब नेक्स्ट देखो टाइटेनियम, ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है विद वाटर, ये पेल पिंक कलर का होता है और कई बुक्स में लिखा होता है पर्पल कलर का होता है। तो तुम देखो टाइटेनियम यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो टाइटेनियम जो है +2, टाइटेनियम की अदरवाइज क्या होता है स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2 4s2, तो यहाँ पे इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके साथ वाटर लगा है तो ऑक्टाहेड्रल है, तो स्प्लिटिंग तो होएगी, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब लाइट एब्जॉर्ब करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, ये इधर से इधर मूव कर जाता है, ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक है जी। D1 है तो यहाँ पे लिख लो तुम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ पे ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है येलो वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो जब ये येलो वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो देखो वॉयलेट, इंडिगो, पर्पल कलर आता है इसका, ठीक है जी। अब देखो, अब कैसी वेव कौन सी लाइट जो है, जैसे यहाँ पे वाटर लगा था, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, लिगेंड के ऊपर, लिगेंड कौन सा है, लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि ये कलरलेस है, ये कलर है तो क्यों है। देखो अब क्वेश्चन आता है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एंड टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, ये कलरलेस है, वाई। अब स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में देखो स्कैंडियम का क्या होता है, स्कैंडियम 3d1 4s2, तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में क्या हो गया 3d0 4s0, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ट्रांसफर करने के लिए, तो यहाँ पे एम्प्टी d ऑर्बिटल, तो जहाँ पे एम्प्टी d ऑर्बिटल रहेगा वो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। अगर मैं टाइटेनियम 4 पॉजिटिव की बात करूँ तो टाइटेनियम क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2 4s2, तो टाइटेनियम 4 पॉजिटिव में भी क्या आ गया 3d0 4s एम्प्टी d ऑर्बिटल, तो यहाँ पे
नो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, यहाँ पे आ जाएगा कि नो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो प्रमोशन कैसे होएगी, तो ये कलरलेस है। ठीक है जी। उसके बाद कॉपर पॉजिटिव, कॉपर का क्या होता है 3d10 4s1, ये होता है ना, तो कॉपर पॉजिटिव का क्या आ जाएगा 3d10 4s0। उसके बाद Ag पॉजिटिव भी ऐसे ही है, Au पॉजिटिव भी ऐसे ही है, जिंक 2 पॉजिटिव क्या आ जाएगा 3d10 4s0, कैडमियम 2 पॉजिटिव क्या आ जाएगा 4d10 5s0, Hg2 पॉजिटिव क्या आ जाएगा 5d10 6s0। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, अगर इसकी स्प्लिटिंग होती है 3d10 की, तो ऑलरेडी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कहाँ ट्रांसफर होएगी ना, तो यहाँ पर भी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है यहाँ पे, सॉरी नो वेकेंट, नो इलेक्ट्रॉन्स फॉर द ट्रांसफर, यहाँ पे आएगा नो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, यहाँ पे आएगा नो इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है ट्रांसफर होने के लिए, तो ये भी सारे जो है वो क्या है कलरलेस। तो तुमने देखना है कि जब भी तुम्हें कलर वाला कोई क्वेश्चन आ रहा है, तुमने देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पार्शली फिल्ड होनी चाहिए। अगर तो डी ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है या फिर वो एम्प्टी है, तो वो कोई कलर शो नहीं करता, तो कंपाउंड हमारा जो होता है वो कलरलेस आता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कलर वाला। ठीक है, अब उसके बाद आता है जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हाँ जी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्या है, हम कैसे देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या बिहेवियर है, बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, तो हम कैसे क्लासीफाई कर देते हैं सब्सटेंसेस को, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, substances which are attracted by applied magnetic field, substances which are attracted by applied magnetic field are called paramagnetic। substances जो कि अट्रैक्ट हो रहे पैरामैग्नेटिक हैं, एंड substances which are strongly attracted by the applied field are called ferromagnetic। strongly जो अट्रैक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिज्म जो है ना, उसको हम बोल देते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म इज एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। एंड substances which are repelled by substances which are repelled by magnetic field are called diamagnetic। जो कि रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, उनको हम बोल देते हैं डायमैग्नेटिक। अब देखो पैरामैग्नेटिज्म है ना, जो पैरामैग्नेटिज्म वो किस वजह से होता है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें, n-1d ऑर्बिटल्स में होगी। तुम्हें पता है ये 3d 1 4s2, तो ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, तो n-1d जो ऑर्बिटल है उसमें। अब देखो, तो इसके लिए हम निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक करैक्टर है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट।
अब देखो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या है, डायामैग्नेटिक। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या है, डायामैग्नेटिक। अब देखो, अब जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो मैग्नेटिक मोमेंट वो दो कारणों से होता है। एक तो होता है स्पिन मोशन और दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, दो वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब ट्रांजिशन मेटल आयंस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल में है। इन ट्रांजिशन मेटल आयंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर शेल्स। आउटर शेल में है इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन कंट्रीब्यूशन को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। स्पिन कंट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, रेदर देन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्पिन ओनली फॉर्मूला लगता है। अगर तुम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करोगे ना तो वहाँ पे ऑर्बिटल एल की भी कंट्रीब्यूशन है, बट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। तो n इज व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड बोहर मैग्नेटॉन, BM स्टैंड्स फॉर बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब देखो, अब जो इसकी वैल्यू तुम देखो, अगर √1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1+2 तो क्या आ गया, √2 + 1 3। तो अगर √3 आ गया तो 1.73 वैल्यू आती है इसकी। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू इसकी 1.75 है। तो देखो अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना तो 1.75 अप्रॉक्सीमेट 1.75 बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2.75 बोहर मैग्नेटॉन आएगा। ठीक है, 2.7 अप्रॉक्सीमेट, 2.76 भी हो सकता है, 2.78 2.80 भी हो सकता है। मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज बता रही हूँ। अगर 3 है तो 3.75, अगर 4 है तो 4.7, मतलब इसके करीब करीब जो है वैल्यू आपकी आएगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर 1 है तो 1.75, अगर 2 है तो 2.75, अगर 3 है तो 3.75, इसके करीब करीब आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है जी, तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट। आपने देखना ध्यान से कि आपको डी ब्लॉक दिया हुआ है, कि आपको अगर एफ ब्लॉक दिया तो वहाँ पे हमने ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन लेनी होती है। वहाँ पे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को, अगर हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट दिया हुआ है तो। अब देखो, अब ये ना एक क्वेश्चन आया था इस बार ही आया है जी ये क्वेश्चन, 2019 में आया है। तो क्या क्वेश्चन है हम देखते हैं। जेई मेन 2019 में आया है ये क्वेश्चन। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द स्पिन ओनली magnetic moment in Bohr magneton among all the transition metal complexes is A 5.92, B option 3.87, C option 6.8393, डी ऑप्शन 4.90। तो हम जी बिना सोचे समझे हमने टिक कर देनी सी ऑप्शन, बट ये गलत है। गलत जवाब, क्यों गलत जवाब है? हाईएस्ट वैल्यू जो है, हाईएस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है डी ब्लॉक में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी ब्लॉक में कितने हो सकते हैं? 5 ही हो सकते हैं ना डी ब्लॉक में। 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर 4 हो जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो √n+2 वाला फॉर्मूला लगा के देखो, √5+2, अदरवाइज मैंने बताया 5 है तो 5.75 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होनी चाहिए। तुम्हारा आंसर ए है। तो अगर तुम इसको लगाते हो तो 35 आ जाता है। तो पता 6 × 6 36 होता है। तो 5 पॉइंट समथिंग 5.9 या 5.8 समथिंग ये वैल्यू आएगी। तो आपका आंसर है ए। इसको नहीं टिक कर देना, ठीक है जी। बड़ा ईजी क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी, अब जितने भी होंगे उनके आप निकाल के देख लेना मैग्नेटिक करेक्टर।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो वो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस कौन से, मेटल आयन है, उसके साथ लिगेंड लगे होते हैं, ठीक है। लिगेंड जो है वो नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये जो लिगेंड है ये नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एफ नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव ना कर देना भी, एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, आई नेगेटिव, सी एन नेगेटिव। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये हम कर चुके हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, CO, NH3, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो कि लिगेंड जो है वो मेटल को डोनेट कर सके, ठीक है। तो ये हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कर चुके हैं। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, FeCN6 4 नेगेटिव, NiH2O6 2 पॉजिटिव, निकल का NiNH3 6 2 पॉजिटिव, निकल का NiCl4 2 नेगेटिव, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। एंड सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, such type of complexes are not formed by S and P block elements। S और P block elements ऐसे नहीं बनाते। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके मेटल आयंस का थोड़ा स्मॉल साइज होता है, आयनिक चार्ज हाई होता है और डी ऑर्बिटल्स उनमें अवेलेबल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल आयंस फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या फिर ओनली कॉम्प्लेक्सेस, कुछ भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट रीजन है तुम्हारे पास कंपैरेटिवली स्मॉलर साइजेस ऑफ देयर मेटल आयंस, स्मॉलर साइज है उनके मेटल आयंस का। दूसरा देयर हाई आयनिक चार्जेस, आयनिक चार्ज हाई है उनका, हाई आयनिक चार्जेस। तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स so that orbitals can accept lone pairs of electrons donated by ligands, ठीक है। जो है उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ट्रांजिशन मेटल आयंस की, दैट इज एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन जो एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं क्या, पहली बात तो एलॉयज आर होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है। होमोजीनियस सॉल्यूशन है 2 और मोर मेटल्स का। तो अब जो है ये कौन से मेटल्स बनाते हैं, फॉर्म्ड बाय मेटल्स whose atomic radii differ by not more than 15%, ठीक है। सो दैट कि एक मेटल जो है वो इजीली दूसरे के क्रिस्टल लैटिस में अपनी जगह बना ले, ठीक है। इसलिए अब उसके बाद अलॉयज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है, और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मोर रेजिस्टेंट टू करोजन होते हैं, इंडिविजुअल मेटल के मोर रेजिस्टेंट टू करोजन होते हैं, ठीक है। तो अभी मोस्ट कॉमनली यूज्ड अलॉयज़ जो हैं वो कौन से हैं, फेरस अलॉयज़। फेरस अलॉयज़ को हम यूज़ करते हैं। अब क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टंगस्टन क्या होता है अभी, टंगस्टन, उसके बाद मैंगनीज, ठीक है। इनकी फॉर्मेशन होती है अलॉय स्टील्स बनाने में, अलॉय स्टील्स एंड इनको यूज़ करते हैं एंड स्टेनलेस स्टील बनाने में, स्टेनलेस स्टील बनाने में, ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल के जो अलॉय है ब्रास, ये पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, ये कॉपर और जिंक से बना है। ट्रांजिशन मेटल प्लस नॉन ट्रांजिशन मेटल, ब्रॉन्ज ये बना है कॉपर प्लस
टिन से। तो आपको पता होना चाहिए, कुछ और भी अलॉयज़ आप देख लेना कि कौन कौन सा अलॉय जो है वो किस किस से बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं